सुहानी और श्रेया दोनों पड़ोसिन और एक ही उम्र की थीं, परंतु उन दोनों के आपसी रिश्तों में वह प्रेम देखने को नहीं मिलती थी। जाने अनजाने, न जाने क्यों, सुहानी के दिल में श्रेया के प्रति ईर्ष्या की चिंगारी सी धधकती रहती थी। दरअसल श्रेया के माता पिता बहुत ही खुश मिजाज थे। वो दोनों श्रेया के दिल के बेहद करीब थे। श्रेया के प्रति उनका व्यवहार मित्रवत था। वह भी अपने मन के हर छोटी बड़ी मसले अपने मम्मी पापा से शेयर करती थी। ज़रूरत पड़ने पर उनसे राय भी लेती थी। श्रेया के माता पिता भी बहुत प्यार से बातों बातों में ही उसे अच्छे और बुरे की समझ और पहचान भी करना बता देते थे। सुहानी को श्रेया की खुशकिस्मती पर ईर्ष्या सी होती थी। इधर उसका परिवार इसके बिल्कुल ही विपरीत था। वह बचपन से ही अपने माता पिता की आपसी कलह और लड़ाई झगड़ा ही देखती आई थी। पहले तो उसकी मम्मी अनीता उच्च शिक्षित होते हुए भी गृहिणी का कर्तव्य निभाना पसंद करती थी। वह उच्च शिक्षित महिला होने के बावजूद अपने घर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना चाहती थी। विवाह के कुछ दिन बाद उसने अपने पति का स्वभाव और रवैया देखा तो वह दंग रह गई। एक पढ़े लिखे उच्च पदासीन इंसान से उसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके पति अजय जी बहुत ही कटुभाषी और अभद्र व्यक्ति थे। घर संसार में उनकी रुचि ही नहीं थी। वह जल विभाग में एक उच्च पद पर कार्यरत थे। गुस्सा उनकी नाक पर धरा रहता था। हमेशा झुंझुलाए हुए रहते थे, मानो गृहस्थ जीवन की डोर उन्हें जबरन थमा दी गई हूँ। उन्हें अपनी पत्नी के प्रति सहानुभूति या प्रेम भाव ना के बराबर था। उनके लिए पत्नी केवल एक दैहिक प्यास बुझाने का जरिया मात्र थी। इससे अनीता स्वयं को बहुत आहत महसूस करती थी। शादी के बाद जब सुहानी का जन्म हुआ तब अनीता को कुछ आशा बंधी की। बच्ची को देख अजय जी के स्वभाव में कुछ परिवर्तन आ ही जाएगा, परंतु इस बार भी अनीता को निराशा ही मिली। अजय के दिल में अपनी कोमल सी बेटी को देखकर भी प्यार का कोई अंकुर नहीं फूटा। उन्होंने अपने आसपास बेरुखी और बेपरवाही का एक अभेद किला सा बना रखा था। उस किले में प्रवेश करना आसान ना था। बस अपने आत्मसम्मान को बलि चढ़ाकर ही उसमें प्रवेश किया जा सकता था। यह देख अनीता ने मजबूर होकर हथियार डाल दिए। वो समझ गई कि अजय पर सुधरने की उम्मीद रखना व्यर्थ है। अनीता एक कॉलेज में नौकरी करने लगी। उसके नौकरी करने की खबर से सुहानी के मम्मी पापा के बीच के तनाव ने उग्र रूप ले लिया। अनीता भी अपनी जिद पर अड़ गई। उसने अजय से स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अब तक उसने बहुत सहन कर लिया, अब वह अजय की मानसिक, शारीरिक और आर्थिक गुलामी नहीं करेगी। अनीता ने नन्ही सुहानी की देखभाल के लिए एक आया को नियुक्त कर लिया। माता और पिता दोनों ही ने अपनी अपनी ईगो की चलती छोटी सी सुहानी को नज़रअंदाज कर दिया। बेचारी सुहानी उन दोनों के शीत युद्ध का शिकार बनकर रह गई। मम्मी पापा का लाड दुलार क्या होता है वह महसूस ही नहीं कर पाई। अनीता के कॉलेज जाने के बाद एक आया शीला सुहानी की देखभाल करती थी। इस तरह सुहानी का बचपन शीला के रहमो करम पर गुजरने लगा। शीला एक बहुत ही चालाक किस्म की महिला थी। जब तक अनीता घर पर होती तब शीला सुहानी को बहुत प्यार से संभालती और बहुत लाड प्यार दिखाती, परंतु अनीता की अनुपस्थिति में वह एकदम कठोर बन जाती। सुहानी के सारे जरूरी काम पूरे करके वो आराम से मोबाइल से बातें करने में व्यस्त हो जाती। सुहानी यदि कुछ मांगती या पूछती तो अनसुना कर देती। इस तरह पलते पलते सुहानी बड़ी होती चली गई। अब वह स्कूल जाने लगी। अनीता ने शीला की जगह सुहानी की देखभाल के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की रख ली, जो सुहानी को स्कूल बस में छोड़ने और लेने भी जाती। उसके यूनिफॉर्म और स्कूल से जुड़े सारे कामों को देखती, स्कूल से मिला होमवर्क करवा देती थी। बेचारी सुहानी को जो प्यार दुलार मम्मी और पापा से मिलना चाहिए था, उससे वह वंचित ही रह गई। ऐसा नहीं था कि अनीता सुहानी से प्यार नहीं करती थी। उसे सुहानी से बहुत प्यार और लगाव था, परंतु पति को सबक सिखाते सिखाते वह स्वयं नौकरी के चक्रव्यूह में ऐसी फंसी कि निकल ही नहीं पाई। अब अनीता एक दोराहे पर आकर खड़ी हुई थी। उसके पास सुहानी के लिए समय नहीं बचता था। कॉलेज के साथ घर की सारी जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर थी। सुहानी बहुत सी बातें अपनी मम्मी से शेयर करने को तरसती,
पर छुट्टी के दिन थोड़ा सा समय भी मिलता तो वह काम की थकान से इतना थक जाती कि सुहानी की बातें सुनते सुनते या तो उसकी नींद लग जाती या अचानक कोई अधूरा काम याद आ जाता और उठकर चली जाती। इस तरह सुहानी की बात अधूरी ही रह जाती थी। अनीता के पास ऐसे फुर्सत के क्षण कम ही होते थे। सुहानी अब इस सब की आदी हो चुकी थी। वह मन महसूस कर रह जाती थी। मम्मी की व्यस्तता बढ़ती ही चली गई और माँ और बेटी में दूरियां बढ़ती गई। सुहानी अपने पापा के स्वभाव को बखूबी जानने लगी थी। इसीलिए उसने मम्मी और पापा दोनों पर ही कोई उम्मीद रखनी छोड़ दी थी। वह अंतर्मुखी बन गई। ऐसे माहौल में वो बड़ी होती गई। अब वह कॉलेज में पहुंच चुकी थी। घरेलू कामों के लिए एक काम वाली रख ली गई। कॉलेज से आकर सुहानी खाना गर्म करके खा लेती थी। हाँ, एक बात जो हमेशा उसके मन को सालती रहती, वो एक तो पापा की बदमिजाजी और दूसरी मम्मी का उसे समय न दे पाना उसके जीवन का सबसे बड़ा दर्द था। सुहानी ने अपनी पढ़ाई लिखाई और उसके कॉलेजों में होने वाली अनेकों गतिविधियों के बारे में मम्मी और पापा को बताना ही छोड़ दिया, क्योंकि पापा को इन सब में कोई रुचि ही नहीं थी। मम्मी के पास समय नहीं था। मम्मी कभी रात में काम से निवृत्त होकर सुहानी से उसकी पढ़ाई लिखाई या कुछ अन्य बातों के बारे में चर्चा करने लगती तो सुहानी बहुत ही उत्साहित होकर अपनी पढ़ाई लिखाई, कॉलेज और सहेलियों के किस्से की पोटली खोलने बैठ जाती। सुहानी का मन रखने के लिए थकी हुई अनीता सुनने लगती और हाँ हाँ करती रहती। कभी कभी तो सुनते सुनते नींद में ही डूब जाती थी। अक्सर ऐसा बहुत बार हो चुका था। सुहानी भी अब बड़ी हो चुकी थी। यह देख उसका मन खिन्न हो उठता। धीरे धीरे उसने मन को समझा लिया और अपनी दुनिया में सिमट कर रह गई। उसने समझा लिया था उनका घर एक ऐसा पिंजरा था जिसमें 3 अलग अलग तरह के पंछी एक साथ कैद कर लिए गए थे। तीनों आपस में नाखुश थे पर मजबूर थे। पिंजरा बंद था, उड़ नहीं सकते थे। श्रेया के परिवार में व्याप्त सुख शांति व आपसी प्यार सुहानी के मन में फांस बनकर चुभता। उसके दिल में श्रेया के प्रति ईर्ष्या की भावना ने ना चाहते हुए भी स्थान बना लिया और वह श्रेया की पड़ोसन और हम उम्र होते हुए भी उसके साथ मैत्री की डोर में ना बंध सकी। घर पहुंचते ही वह बैग से चाबियां निकाल ही रही थी कि श्रेया का रिक्शा भी आ पहुंचा। रोज की तरह श्रेया की मम्मी अपने बरामदे में खड़ी श्रेया की राह देख रही थी। यह उनकी रोज की आदत में शामिल था। बेटी को देख उसकी मम्मी का चेहरा खिल गया। श्रेया ने गेट से ही चिल्लाकर कहा, मम्मी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी हुई है। यह देख सुनकर सुहानी खींसी हो गई और ताला खोलकर अंदर चली आई। रोज की तरह घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। कपड़े बदलकर वह रसोई घर में खाना निकालने लगी। वही रोज की तरह खाने में दाल जो ठंडी होकर जम सी गई थी, सब्जी भी मनपसंद न थी। खाना गर्म करने की इच्छा ना हुई। थोड़ा सा खाकर उठ खड़ी हुई। रोज का यही किस्सा था। माँ थकी हुई आकर जब रसोई में उसका अध खाया खाना देखती, लगती दबे स्वर में कुछ बुदबुदाने। ऐसा नहीं था कि सुहानी को खाना बनाना या गरम करके खाना नहीं आता था। जाने अनजाने वो तो माँ से खाना बनाना तो सीख ही चुकी थी, पर उसके मन में एक गहरी खिन्नता और उदासीनता स्थायी रूप से घर बना चुकी थी। उसे न खाना बनाने और न खाना खाने में कोई रुचि रह गई थी। उसकी माँ अनीता भी अब घर और नौकरी के जाल में कुछ ऐसी फंसी कि सुहानी से ही दूर होती चली गई। पिता तो पहले ही सुहानी के लिए बेगानों जैसे थे। अनीता घर और कॉलेज की जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दब गई कि सुहानी की ओर ध्यान नहीं दे पाती। सुहानी को याद आने लगा कि जब वह कक्षा में प्रथम आती या उसे स्कूल की ओर से कोई इनाम मिलता तो वह कूदती फांदती घर आती। वो बेकरारी से शाम को मम्मी और पापा के आने की राह देखती, पर हमेशा उदासी ही हाथ लगती। मम्मी थकी हुई होती, फिर भी घर के कामों में लग जाती। पापा के पास जाने से वह बहुत डरती थी, फिर भी हिम्मत कर उत्साहित होकर अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाने पहुंच ही जाती। परंतु उसके पापा अखबार में ही नजरें गड़ाए ठीक है कहकर भगा देते थे। धीरे धीरे उसने अपने मन को समझा लिया। अब वह अपना रिजल्ट, स्कूल कॉलेज में मिली सफलताओं के बारे में
घर में चर्चा ही नहीं करती थी, ना ही कोई उसे इस विषय में पूछता। मम्मी भी अब बढ़ती उम्र और काम की अधिकता के कारण बहुत थकावट महसूस करने लगी थी। कॉलेज से आकर जैसे तैसे रात का खाना बनाती और सुविधा के लिए अगले दिन की तैयारी में जुट जाती थी। मम्मी की एक अच्छी बात यह थी कि वह सुहानी को पॉकेट मनी देने में कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद वो बेटी को समय न दे पाने का मुआवजा इस रूप में देना चाहती थी। पापा से तो किसी चीज़ के लिए पैसे निकलवाना ऊँट के मुंह से गन्ना खींचने जैसा था। मजबूरन कभी कुछ मांगने पर 10 प्रश्न पूछते, फिर फिजूल खर्ची का ताना देते और 100 रुपये मांगी तो बड़ी कठिनाई से 10 रुपये देकर भगा देते। सुहानी ने तो उनसे पैसे मांगना ही छोड़ दिया था। सुहानी के पापा की एक खासियत यह थी कि अपने बॉस या दोस्तों के लिए पार्टियां देने के लिए दिल खोल कर खर्चा करते थे, परंतु पत्नी या बेटी पर खर्च करने पर उनके माथे पर बल पड़ जाते थे। अचानक सुहानी का ध्यान कॉल बेल की आवाज़ से भंग हुआ। वह अपने वर्तमान में लौट आई। मम्मी कॉलेज से लौट आई थी। सुहानी को याद आया कि उसे तो कल दयानंद कॉलेज जाना है। वहाँ अन्य सहपाठियों के साथ उसे भी कुछ प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए चुना गया था। उसने औपचारिकतावश मम्मी को इसकी सूचना देनी थी, क्योंकि वहाँ अधिक समय लग सकता था। इसके लिए उसे कुछ तैयारी भी करनी थी। रात को डिनर पर उसने धीरे से मम्मी को इस बारे में सूचित कर दिया। पापा उनकी बातों से उदासीन खाना खाने में व्यस्त थे। वह दोनों अभी खाना खा ही रही थी कि अजय बहुत ही अशिष्टता से कुर्सी को धकेलते हुए उठ खड़े हुए और हाथ धोकर टीवी देखने में व्यस्त हो गए। अगले दिन सुबह सुहानी अपने ग्रुप के साथ दयानंद कॉलेज जा पहुंची। वहाँ छात्र छात्राओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी। सुहानी अपने कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की लीडर थी। अपने कॉलेज की छात्राओं में बैठने के स्थान की पूछताछ करने के लिए वह आगे बढ़ी। उन्हें किस तंबू में बैठना है इसकी पूछताछ कर रही थी, परंतु कहीं से भी ठीक जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अचानक एक खूबसूरत सा नवयुवक, शायद वह उसी कॉलेज का था, सुहानी की परेशानी को देखकर आगे बढ़कर सामने आया। उस युवक का गौर वर्ण, लंबा कद, प्रशस्त भाल और सुहानी के कुर्ते को देखते हुए वह बोला, आप तो महादेवी कॉलेज से हैं ना? सुहानी के हामी भरने पर वह बोला, आइए मैं आप सबको आपके बैठने का स्थान बताता हूँ। उस युवक ने उन्हें उनके लिए आरक्षित उनके तंबू में ले जाकर छोड़ दिया। सही स्थान मिल जाने पर सुहानी ने उस युवक को धन्यवाद दिया। उस पर वह बोला, आप तो हमारे कॉलेज के मेहमान हैं। आप लोगों की परेशानी दूर करना हमारा कर्तव्य है। मैं 4 नंबर के तंबू में ही हूँ। कोई परेशानी हो तो मुझे बता दीजिए। सुहानी उसकी बातों से बहुत प्रभावित हो गई। उसने अपने ग्रुप में उसकी चर्चा की तो सब लड़कियां हंसने लगी और बोली कि सुहानी तू बहुत ही भोली है। जरा सोचो तो, अगर वो हमारे कॉलेज में ऐसे आते तो हम भी उनकी ऐसी ही मदद करते, या नहीं? सुहानी चुप रह गई। 3 दिन गुजर गए। युवा सांस्कृतिक महोत्सव खत्म होने को था। पुरस्कार वितरण के बाद सुहानी भी अपनी सहपाठियों के साथ लौटने को तैयार खड़ी थी। उसका दिल और दिमाग निखिल के बारे में ही सोच रहा था। उसे निखिल की हर बात भा गई थी। उसका मुस्कुराना, चाल ढाल, बातें करना सभी कुछ प्रभावशाली था। शायद जीवन में पहली बार उसे किसी युवक के पास आने, बातचीत करने का मौका मिला था, वरना उसकी ज़िंदगी तो एक बंद कमरे की तरह थी जिसमें कोई आता जाता नहीं था। उसमें कोई दरवाजे या खिड़की ना था, कोई आवाज़ भी नहीं देता, बस उदासी और अकेलेपन का अंधेरा ही छाया रहता। उम्र का तकाजा भी था, इसीलिए सुहानी के मन में सुहानी सी भावनाएं हिलोरे लेने लगी थी। पहली बार किसी ने इतना अपनापन दिखाया था। खाने के समय जब सब छात्र छात्राएं उतावले होकर खाना लेने के लिए एक दूसरे को धक्का देकर पहले खाना लेने की कोशिश करने लगे थे, मानो खाना ही खत्म हो जाएगा। सुहानी दूर खड़ी होकर यह तमाशा देख रही थी। उसकी सहेलियां भी धक्का लगाकर भीड़ में घुसकर खाना लेने आईं, पर सुहानी सभ्यतावश किनारे ही खड़ी रही। अचानक न जाने कहाँ से निखिल खाने की प्लेट लेकर सामने आ खड़ा हुआ। वो संकोच में डूब गई। निखिल हंसकर बोला, अरे हमारे कॉलेज से भूखी जाकर हमें बदनाम करवाओगी?
सुहानी ने संकोच से प्लेट तो पकड़ ली पर कुछ कह नहीं पाई। उसका चेहरा लाज से गुलाबी हो गया था। खाना खाकर वह अपनी सारी सहपाठियों से विदा लेकर अपने घर रवाना हो गई। उसने जैसे ही घर के गेट पर स्कूटी खड़ी की तो उसके पीछे से कार का हॉर्न सुनाई पड़ा। जब उसने पलट कर देखा तो उसे पीछे वाली कार में निखिल बैठा दिखाई दिया। वह एक मोहक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखते हुए बोला, अरे आप यहाँ रहती हैं? यह कहते हुए वह कार से नीचे उतर आया और सुहानी के पास आकर खड़ा हो गया। सुहानी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने सिर हिलाकर हामी भरी। निखिल बोला, मैं तो महावीर नगर में रहता हूँ। मेरे पापा का एक रेडीमेड गारमेंट का शोरूम है। बस मैं तो कॉलेज के बाद पापा के साथ ही बिजनेस में उनका सहयोग देने को सोच रहा हूँ। पापा अकेले इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालेंगे? निखिल अचानक बोला, अरे आप भी तो अपने बारे में कुछ बताएं। सुहानी शर्माते हुए बोली, मैं अपनी मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मम्मी पापा दोनों ही नौकरी करते हैं तो मेरे पास कुछ खास बताने योग्य है नहीं। यह सुनकर निखिल हंसते हंसते हुए बोला, अरे वाह, मैं भी इकलौता हूँ, हम दोनों की खूब जमेगी। यह सुनकर सुहानी शर्मा कर घर के अंदर चली गई। इस नए नए अनुभव के बाद सुहानी के मन में अनोखी सी बेचैनी करवटें लेने लगी। उसके मन में एक अनूठे से एहसास की तरंगी उठने लगी। हमेशा की तरह घर में कोई नहीं था। उसने चाय बनाई, अपने कमरे में जाकर बैठी और मन ही मन सोचने लगी कि पता नहीं आज के बाद निखिल से फिर उसकी मुलाकात होगी या नहीं। काश निखिल उसे एक बार फिर कहीं मिल जाए। इस ख्याल से ही वह बहुत रोमांचित हो उठी। किसी ने उससे कभी भी इतने प्यार और अपनेपन से बात नहीं की थी। वह स्वयं ही पुरुषों से दूर भागती थी। मम्मी पापा के आपसी संबंधों ने उसके मन की कोमल भावनाओं को झुलसा कर रख दिया था। अब तो किसी लड़के से बात करने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। उसके घर में हर समय तू मैं होती रहती थी। वह आज की सारी बातें मम्मी से दिल खोलकर कहना चाहती थी, परंतु मम्मी तो घर और कॉलेज के कामों में इतनी व्यस्त थी कि कुछ सुनने का उनके पास समय ही कहाँ था। उसने तो मम्मी को हमेशा उदास और थका हुआ ही देखा था। बहुत ज़रूरी बातें भी वह चलते फिरते या कोई काम करते करते ही कहती और सुनती थी। ऐसे में सुहानी किससे कहे अपने दिल की बात। सब सहेलियां एक दूसरे के घर आती जाती थी, परंतु सुहानी अपने पापा के क्रोधी और रूखे स्वभाव के कारण किसी को अपने घर भी बुलाने का साहस नहीं करती थी। वह डरती थी कि कहीं पापा उसे या मम्मी को उसकी सहेलियों के सामने ही अपमानित ना कर दें। उसकी सहपाठी ने उसकी खामोशी को देखकर उसे घमंडी समझकर उसे दूरी बनाने लगी थी। सुहानी मन ही मन घुटती रहती कि वह उनकी गलतफहमी कैसे दूर करे। बस उनमें से एक कुसुम ही ऐसी थी जो उसके दिल के करीब थी। वह उसके पापा के स्वभाव से परिचित थे। एक बार उसके सामने ही सुहानी के पापा को उसने सुहानी की मम्मी को अपमानित करते देखा था। कुसुम का घर सुहानी के घर से बहुत दूर पड़ता था, इसलिए रोज़ रोज़ उसके घर जाना भी संभव नहीं था। आज सुहानी का मन बेचैन हो रहा था। वह पिछले दिनों हुई अनेक प्रतियोगिताओं में मिलने वाली सफलताओं की चर्चा किसके साथ करें, निखिल के बारे में अपनी भावनाएं किससे साझा करें, समझ नहीं पा रही थी। किससे कहे अपने मन की बात। सुहानी यथावत कॉलेज जाने लगी। एक दिन अचानक कॉलेज के गेट के बाहर निकलते ही उसे निखिल दिखाई दे गया। अपनी कार के पास खड़ा था। उसे देखते ही वह मुस्कुराते हुए उसकी ओर आ गया। सुहानी का दिल जोरों से धड़क उठा। उसने बहुत ही कठिनाई से अपनी भावनाओं को छिपाते हुए निखिल से धीरे से पूछा, आप यहाँ कैसे? निखिल शरारत भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोला, बस ऐसे ही, आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी, इसलिए इधर चला आया। चलिए हम दोनों कॉफ़ी पीने चलते हैं। सुहानी असमंजस में थी कि क्या जवाब दे। इतने में ही निखिल बोल उठा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतना भी क्या सोचना, चलिए ना। यह कहते हुए निखिल ने लपक कर सुहानी का हाथ पकड़ लिया और बोला,
आधे घंटे में लौट भी आएंगे, अब मान भी जाओ। निखिल के प्यार भरी जिद को सुहानी को मानना ही पड़ा। निखिल के स्पर्श करने से सुहानी के शरीर में सैकड़ों बिजलियां अचानक कौंध गई थी। वह अवाक सी मूर्ति बनी कार में बैठ गई। कॉफ़ी हट में जाकर सुहानी का संकोच धीरे धीरे कम होने लगा था। उधर निखिल बड़े उत्साह से अपने परिवार के बारे में बता रहा था। वह मंत्र मुग्ध सी उसके चेहरे की ओर देखती जा रही थी। निखिल बोला, मैं ही इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ, आप भी कुछ बात करिए। सुहानी मन ही मन सोचने लगी कि निखिल, मैं तुम्हें अपने बारे में क्या बताऊँ। मैं तो अजनबियों की एक बस्ती में रहती हूँ, जहाँ सब एक दूसरे की भावनाओं से अनजान हैं, एक दूसरे से बेगाने जीवन बिता रहे हैं। सुहानी के मन में एक गहरी सी टीस उठी। वह उठ खड़ी हुई और बोली, निखिल, अब मुझे कॉलेज लौटना है। अब निखिल को भी मजबूर होकर उठना पड़ा। कॉलेज के सामने सुहानी को उतार कर वह चला गया। जाते जाते उसने एक मोहक मुस्कान सुहानी पर डाली और तेजी से कार आगे बढ़ा ली। घर में प्रवेश करते ही वही सन्नाटा और उदासी उसे घेरने लगी। उसे बस निखिल के साथ गुजारे वह पल याद आ गए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसका शरीर उसके साथ था, परंतु उसकी जान निखिल के साथ ही चली गई। कार से उतरने के वक्त निखिल की प्यार में डूबी एक नज़र ने उस पर जादू सा कर दिया था। अपना वजूद भूलकर निखिल के रंग में रंगी जा रही थी। यह कैसा एहसास है। अचानक उसकी नज़र कमरे में लगे दर्पण पर पड़ी। रूप रंग का भरपूर खजाना होते हुए भी उसका चेहरा कितना फीका लग रहा था। वह हमेशा अपने रूप रंग की ओर उदासीन ही रही। वह अपने बारे में ही सोच रही थी कि अचानक उसे किचन से मम्मी की आवाज़ सुनाई पड़ी। यह क्या सुहानी, आज भी तुम्हारा खाना ऐसे ही पड़ा है। तुमने दूध भी फ्रिज में नहीं रखा, वह भी फट गया। तुम बहुत लापरवाह हो गई हो। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सोचा थोड़ी चाय पीकर आराम करूंगी, पर तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अभी मुझे खाना भी अकेले ही बनाना है। मम्मी को गुस्से में देख सुहानी ने दिल में उठते प्यारे से जज्बातों को मन में ही छिपा लिया। वह बूझे मन से किचन में चली गई। मम्मी के लिए मिल्क पाउडर से चाय बनाने लगी। चाय बना वह अपने कमरे में आ गई। वह समझ गई कि उसके मम्मी पापा अपनी अपनी दुनिया, अपने अपने मसलों में ही व्यस्त हैं। उसके दिल की बातें समझने और सुनने के लिए उनके पास ना समय है, ना उन्हें दिलचस्पी है। एक दिन के बाद सुहानी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आ गया। अब उसने स्वयं अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया। वह हर छोटी बात में अपने लिए खुशियाँ तलाशती। उसने सोच लिया कि वह अब किसी को अपनी खुशियों के आड़े आने नहीं देगी। वह कोई रिमोट से चलने वाला खिलौना नहीं है। बिना किसी की परवाह किए अपनी इच्छा से अपनी ज़िंदगी जिएगी। सुहानी के जीवन में एक प्यारा सा अनोखा सा बदलाव आने लगा था। वो कॉलेज में सखियों के साथ हंसने बोलने लगी। यही नहीं, कुसुम के साथ वह अक्सर शॉपिंग करने, ब्यूटी पार्लर जाने का भी कार्यक्रम बनाती। सुहानी को कभी भी रुपये पैसे की तंगी तो महसूस नहीं हुई। उसकी मम्मी खुले दिल से उसे पॉकेट मनी देती थी। इस मामले में वो कभी कंजूसी नहीं करती थी। शायद इसके पीछे भी उनकी यही सोच रही होगी कि वह बेटी को समय तो नहीं दे पाती, इसलिए अधिक पॉकेट मनी देकर वह अपने मन में उठते अपराध बोध से उबरना चाहती थी। सुहानी अब अक्सर कुसुम के साथ बड़े उत्साह से शॉपिंग करने जाने लगी। वहाँ वह नए फैशन के बहुत से कपड़े, सैंडल और पर्स आदि खरीद लाती। दोनों मिलकर कभी चाट, कभी आइसक्रीम खाती थीं। एक दिन दोनों ने ब्यूटी पार्लर जाकर फेशियल करवाया। सुहानी सुंदर तो थी, परंतु अब उसका चेहरा दमकने लगा था। वह स्वयं को आईने में देखकर चकित सी रह गई। सुहानी का जन्मदिन 3 मार्च को होता था। अक्सर इस दिन वह अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की कैंटीन में जाकर उन्हें कुछ खिला पिला देती थी। इस बार भी उसने यही किया। उसके मन में टीस सी उठी। वह सोचने लगी कि उसके पापा को शायद उसका जन्मदिन याद भी नहीं होगा। हाँ, मम्मी ही उसके जन्मदिन पर अपने कॉलेज की कैंटीन से गुलाब जामुन और समोसे ले आती हैं। दोनों माँ बेटी मिलकर खा लेती हैं। सुहानी इन्हीं विचारों में ही डूबी
कॉलेज के गेट से बाहर निकली तो चकित रह गई। उसके सामने एक बड़ा सा उपहार लिए निखिल खड़ा था। उसका दिल जोर से धड़क उठा और चेहरा अनोखी खुशी से खिल गया। अचानक उसे याद आया कि उस दिन कॉफ़ी हट में निखिल ने बहाने से उससे उसकी जन्मदिन की तारीख भी पूछी थी। उसे देखकर निखिल मुस्कुरा के आगे बढ़ा और उसे जन्मदिन की मुबारक देते हुए तोहफा उसके हाथ में थमा दिया। सुहानी संकोच करते हुए इनकार करने लगी, पर निखिल ने एक न सुनी। निखिल ने लपक कर कार का दरवाज़ा खोलकर उसे कार में बैठने का इशारा किया और बोला, घबराइए नहीं, आज की पार्टी आपकी तरफ से ही होगी। सुहानी हैरान रह गई। वह किसी मंत्रपूत सम्मोहन की डोरी से बंधी कार में जाकर बैठी। निखिल ने कार को एक होटल के सामने रोक दिया। वहाँ उसने पहले से ही एक केबिन बुक करवाया हुआ था। निखिल ने सब चीज़ें सुहानी की पसंद की मंगवाई। बहुत ही खुशनुमा माहौल में दोनों ने समय बिताया। सुहानी को पहली बार अपने जन्मदिन पर इतनी खुशी का अनुभव हो रहा था। पार्टी के बाद निखिल ने उसे कॉलेज के बाहर उतार दिया। सुहानी वहाँ से अपनी स्कूटी पर घर चली गई। सुहानी निखिल के ख्यालों में डूबी थी। निखिल ने आज उसके जन्मदिन पर इतनी खुशी देकर उसे फलक पर बिठा दिया था। मम्मी और पापा दोनों ही घर लौट चुके थे। मम्मी किचन में खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तब अनीता ने सुहानी को आए देखा तो वह हमेशा की तरह अपने कॉलेज की कैंटीन से लाए हुए समोसे और गुलाब जामुन लेकर आ गई। उसने सुहानी को पुकारा। मम्मी की आवाज़ सुन सुहानी कमरे से बाहर आई तो मम्मी उसे समोसे और गुलाब जामुन खिलाने के लिए आगे बढ़ी और बोली, जन्मदिन मुबारक हो। समोसे की खुशबू पाकर अखबार में डूबे अजय का ध्यान भंग हो गया। जब उनकी नज़र प्लेट पर पड़ी तो वह ताना कसते हुए बोले, आज यह किस खुशी में पार्टी हो रही है। बिना जवाब की प्रतीक्षा किए उन्होंने बड़ी अभद्रता से अनीता के हाथ से प्लेट ले ली और गपागप खाना शुरू कर दिया। उन्हें तो सुहानी के जन्मदिन की याद तक नहीं थी। सुहानी और उसकी मम्मी एक दूसरे की ओर देखती ही रह गई। जब उन्होंने भरपेट मिठाई खा ली तब जूठी प्लेट वहीं छोड़कर घर से बाहर निकल गए। रुआसी सी सुहानी पिता के इस अभद्र व्यवहार को देख बिना खाए ही सो गई। अनीता का मन भी खिन्न हो गया। किचन समेत वह भी लेट गई। थकान से अनीता को गहरी नींद आ गई। इस घटना के बाद सुहानी के दिल में आक्रोश का ज्वार भाटा उठ गया था। उसका मन बार बार निखिल के अनकहे प्यार की ओर आकर्षित होने लगा। वह निखिल को लेकर मन ही मन सतरंगी सपने बुनने लगी थी। उसका मन भावी जीवन की कल्पनाओं में डूब जाता। वह सोचती कॉलेज पूरा करने के बाद वह निखिल के साथ नए जीवन की नींव रखेगी। उस दोनों की एक प्यारी सी दुनिया होगी। निखिल का परिवार उसका ही अपना परिवार होगा। वह निखिल के साथ नई दुनिया बसाएगी। वह जानती थी कि उसके पापा साथ दे या ना दे, परंतु मम्मी को तो वह किसी तरह मना ही लेगी। पापा तो यह सुनकर घर में ना जाने कौन सा तूफान खड़ा कर देंगे। अब उसने मन ही मन निखिल का प्यार स्वीकार कर लिया। निखिल के लिए वह अपने परिवार के विरुद्ध भी जाने की सोच बैठी थी। वह बचपन से आज तक उनके लाड प्यार को कितना तरसी थी। उसकी मम्मी पापा दोनों ने ही अपना अपना रास्ता चुनकर जीने की राह खोज ली। उन्होंने कभी उसके बारे में नहीं सोचा। सुहानी की खास सखी कुसुम ने जब सुहानी में एक प्यारा सा बदलाव देखा तो उसे बहुत खुशी हुई। उसे इसका कारण तो पता नहीं था, परंतु उत्सुकता बहुत थी। एक दिन अवसर पाकर वह सुहानी से इसका कारण पूछ ही बैठी। सुहानी का मन तो अपनी और निखिल की बढ़ती नज़दीकियों के किस्से सुनाने के लिए पहले से ही मचल रहा था। वह निखिल के ख्यालों में आखंड डूबी हुई थी। उसने कुछ शर्माते कुछ मुस्कुराते हुए निखिल के साथ हुई सारी बातें और मुलाकातें कुसुम को सुना डाली। कुसुम और सुहानी बचपन से एक दूसरे के बारे में जानती थी। कुसुम तो सुहानी के घर के माहौल से भली भांति परिचित भी थी। वह सही अर्थों में एक समझदार और दूरदर्शी लड़की थी। कुसुम को यह मालूम था कि सुहानी बहुत भोली है और दुनियादारी से बेखबर है। दुनिया की चालाकियों से उसका पाला कभी नहीं पड़ा था। वह सुहानी के बदले हुए जीवन और खुशियों से बहुत प्रसन्न थी, परंतु वह सुहानी को छल कपट से भरी दुनिया से सावधान भी करवाना चाहती थी। सुहानी जब अपने और निखिल के किस्से बता रही थी, उस समय उसके चेहरे पर जो खुशी की अनोखी चमक दिखी, उसे देख कुसुम कुछ अधिक कहने का साहस नहीं कर पाई, परंतु चलते चलते उसने सुहानी से इतना तो कह दिया था कि सुहानी तुम बहुत भोली हो।
तुमने निखिल को लेकर इतने सपने बुन डाले हैं, परंतु उसके दिल के और उसके बारे में क्या है, कभी सोचा? तुम्हें इतनी जल्दी किसी पर विश्वास कर लेना क्या अनुचित नहीं लग रहा? कुसुम की इस बात को सुहानी ने बीच में ही काटते हुए कहा। कुसुम, तुम नहीं समझोगी। तुमने निखिल जैसा नम्र और समझदार लड़का पहले कभी नहीं देखा होगा। उसने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी लड़की का अपमान हो और आत्मस्वाभिमान आहत हो। जब कुसुम ने देखा कि उसकी दी हुई नसीहतें सुहानी के दिल और दिमाग से ऐसे फिसल रही हैं जैसे किसी चिकने पत्ते के ऊपर से पानी की बूंदें फिसलती हैं, तब वह मौन हो गई। कुसुम भी युवा थे। उसे महसूस हुआ कि कहीं सुहानी उसकी बातों को अन्यथा ही ना ले ले, इसलिए उसने इस चर्चा को विराम दे दिया। वह दोनों रोज कॉलेज में मिलती थी, पर कुसुम कभी भी निखिल और उसके संबंधों का जिक्र नहीं करती थी। सुहानी की निखिल से मेल मुलाकातें बढ़ती जा रही थीं। उसका भय और संकोच भी धीरे धीरे खत्म हो चुका था। उसके मम्मी पापा तो शाम से पहले घर आते नहीं थे। अब वह अक्सर कॉलेज के बाद निखिल से कभी किसी पार्क में या किसी होटल में मिलने चली जाती। निखिल उसे भविष्य के सतरंगी सपने दिखाता था। निखिल कभी अपने पिता के कारोबार के बारे में बताता तो कभी अपने बंगले के बारे में जानकारी देता। सुहानी मंत्र मुग्ध सी निखिल की बातें सुनती रहती। मन ही मन में वह पुलकित हो उठती थी। अपने होने वाले ससुराल की कल्पना में खो जाती। मन ही मन उसे निखिल के मम्मी पापा से भी एक जुड़ाव सा हो गया था। वह दीवा स्वप्न देखती रहती कि ससुराल में वह कैसे सबका दिल जीत लेगी, निखिल के मम्मी पापा की खूब सेवा करेगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन निखिल ने सुहानी को कहा कि कल तुम कॉलेज नहीं जाना, मैं तुम्हें अपने फार्म हाउस में लेकर चलूँगा। फार्म हाउस शहर से बहुत दूर था, इसलिए सुहानी ने इनकार कर दिया। उसने सोचा देर होने पर घर समय पर ना पहुंची तो क्या होगा। वैसे भी उसे डर लग रहा था कि कहीं कोई जान पहचान वाले ने देख लिया तो क्या जवाब देगी। उसके इनकार पर निखिल बहुत नाराज हो उठा और सुहानी को भला बुरा कहने लगा कि तुम्हें मेरे ऊपर, मेरे प्यार पर विश्वास ही नहीं है। विश्वास नहीं है तो मेलजोल कैसा। अब हम आज की बात एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। वह पैर पटकते हुए गुस्से में लाल पीला होकर जाने लगा। यह देखकर सुहानी का दिल बेचैन हो उठा। उसने लोक लाज त्याग कर बीच सड़क में निखिल का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने लगी। अब उसने तुरंत अगले दिन ही निखिल के साथ फार्म हाउस जाने की हामी भर दी। अगले दिन सुहानी अपने मम्मी पापा के जाने के बाद ही निखिल के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। वह निखिल के बताए स्थान पर पहुंच गई। निखिल भी अच्छी तरह तैयार होकर कार लेकर आ गया। काफ़ी लंबी ड्राइव के बाद दोनों फार्म हाउस जा पहुँचे। वहाँ दो माली, एक दो नौकरों के अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सुहानी मन ही मन घबरा रही थी। पहले दोनों बाहर बगीचे में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए। एक नौकर कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स रख गया। सुहानी पहली बार किसी पुरुष के साथ इतनी दूर आई थी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। निखिल ने कोल्ड ड्रिंक्स का ग्लास सुहानी को पकड़ा कर बोला, यह लिम्का पी लो, थकावट दूर हो जाएगी। उसने अपने लिए बियर मंगवाई थी। यह देख सुहानी को कुछ हैरानगी सी हुई। सुहानी ने कोल्ड ड्रिंक पी ली। निखिल ने सुहानी को फार्म हाउस में घूमने के लिए कहा। सुहानी जैसे ही चलने के लिए खड़ी हुई, उसका सिर जोर से चकराने लगा। वह गिरने लगी। पास ही खड़े निखिल ने सहारा देते हुए उसे थाम लिया और बोला, तुमने शायद सवेरे से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाकर आराम कर लो, बाद में घूम लेंगे। वास्तव में निखिल के साथ जाने की जल्दी में सुहानी एक कप चाय भी नहीं पी पाई थी। निखिल ने पास खड़े एक नौकर को वहाँ बने कॉटेज का कमरा खोलने का आदेश दिया। निखिल बड़े प्यार से सुहानी को पकड़कर ले गया। कमरे में पड़े बेड पर सुहानी लेट गई। निखिल ने कहा कि सुहानी, मैं बाहर ही बैठा हूँ, घबराना मत, कुछ देर आराम कर लो, ठीक हो जाओगी तो पूरा फार्म हाउस दिखाऊंगा। सुहानी का सिर घूम रहा था। धीरे धीरे वह अचेत होने लगी। उसके बाद पूरी तरह बेहोश हो गई। न जाने कितना समय बीत चुका था। अब सुहानी के कानों में कुछ ध्वनियाँ सुनाई पड़ने लगी। कुछ लोगों की फुसफुसाहट भी कानों में पड़ी। ऐसा लगा कोई उसके शरीर को स्पर्श कर रहा है। उसने घबरा कर आँखें खोली तो सामने निखिल था। क्रोध से वह चिल्लाने लगी। निखिल ने नौकर को बाहर जाने का इशारा किया और बोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो?
निखिल के बदले हुए सुर सुन सुहानी चकित रह गई। वह बोला, कोई नई बात तो है नहीं, हम दोनों युवा हैं, कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है। सुहानी ने निखिल का कॉलर पकड़ के उसे धक्का देते हुए कहा, बेशरम, धोखेबाज लड़के, तुमने मुझे बहुत बड़ा दगा दिया है। यह कहकर वह बदहवास सी होकर दीवारों से अपना सिर फोड़ने लगी। बात बिगड़ते देख निखिल ने नया पैंतरा बदला और बोला, सुहानी, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम उसे सच समझ बैठी। अरे, तुम तो मेरी होने वाली पत्नी हो। घबराती क्यों हो? मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही बैंडबाजी के साथ दुल्हन बनाकर ले जाऊंगा। ऐसी बातें कर करके निखिल सुहानी के क्रोध पर पानी डालने की कोशिश करने लगा। भोली भाली सुहानी शादी की बात सुनकर बोली, निखिल, तुम मेरी कसम खाओ, आज ही तुम अपनी मम्मी पापा से हमारी शादी की बात करोगे। इतना सब होने के बाद अब देर करना उचित नहीं होगा। निखिल ने उसे पूरी तरह आश्वस्त करके कहा, आज ही मम्मी पापा से बात करके तुम्हें फ़ोन करता हूँ। वह सुहानी को कॉलेज के बाहर उतार कर चला गया। तन मन से टूटी बिखरी सुहानी घर पहुँची। मम्मी घर आ चुकी थी और किचन में व्यस्त थी। आहट सुनकर बाहर आई। सुहानी का चेहरा भय और लज्जा से सफ़ेद पड़ गया था। अनीता उसे देखकर घबरा गई और बोली, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। सुहानी ने मम्मी को टालते हुए कहा कि सिर में बहुत दर्द है, अब मैं जरा सोने जा रही हूँ। अनीता ने जिद करके उसे चाय पिलाई। सुहानी सोने का बहाना करके लेट गई, पर नींद उससे कोसों दूर थी। वह बेचैनी से अगली सुबह का इंतज़ार करने लगी। अब उसे निखिल के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार था। रात भर वह बेचैनी से करवट बदलती रही। देर तक जगने के कारण सुहानी सवेरे देर तक सोती रही। मम्मी चाय नाश्ते के लिए बुलाने आई, पर उसने मना कर दिया। मम्मी पापा के जाते ही सुहानी उठ बैठी। थोड़ा सा नाश्ता कर निखिल के फ़ोन का इंतज़ार करने लगी। जब दोपहर तक कोई फ़ोन ना आया तो उसने स्वयं ही निखिल को फ़ोन मिलाया और उधर से स्विच ऑफ का संदेश आ रहा था। पूरा दिन बीत गया, निखिल का कोई आता पता नहीं था। बीमारी का बहाना बनाकर वह 2 दिन घर में ही बैठी रही। क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एकाएक याद आया कि उसने बहुत बार निखिल को कॉलेज के पास एक पान वाले की दुकान पर खड़े देखा था। वह कॉलेज तो गई, पर 2 लेक्चर अटेंड करके कॉलेज के गेट पर आ खड़ी हुई। उसे पता था कि निखिल इसी समय वहाँ आता था। यह स्वयं निखिल ने ही उसे बातों बातों में एक दिन बताया था। उसका अनुमान सही निकला। निखिल वहीं खड़ा बेफिक्र होकर सिगरेट पी रहा था। उसकी पीठ सुहानी की ओर थी। सुहानी दबे पांव जाकर वहाँ खड़ी हो गई। निखिल आहट सुन के पीछे पलटा तो सुहानी बिना समय गवाए बोल उठी, क्या बात है निखिल, तुम तो अपने मम्मी पापा से बात कर विवाह पक्का करने की बात कर रहे थे। अब तुम फ़ोन स्विच ऑफ करके कैसे बैठे हो? वहाँ सड़क पर आसपास खड़े अन्य लोग भी उनकी बातें सुनने खड़े हो गए। निखिल का चेहरा अपमान और क्रोध से तमतमा गया। वह बहुत चालाकी से सुहानी का हाथ पकड़ा और दूर एक पेड़ के पास ले गया। वहाँ आसपास कोई नहीं था। वह गरज कर बोला, तुमने क्या शादी ब्याह को गुड्डा गुड़िया का खेल समझ रखा है? तुम कहोगी और मैं बारात लेकर आ जाऊँगा। अरे, अभी तो मेरा कॉलेज भी पूरा नहीं हुआ, अभी सब भूल जाऊँ। यह सुनकर सुहानी के तन बदन में आग लग गई। वह चिल्ला कर बोली, और वह सब जो तुमने फार्म हाउस में? इस पर निखिल बेशर्मी से हंसते हुए कहने लगा, तुम अपनी इच्छा से मेरे साथ वहाँ गई थी। यह कहते हुए निखिल वहाँ से चला गया। सुहानी सख्ते में आ गई। क्या यह वही निखिल है जिसने उसे जीना सिखाया था, प्यार करना सिखाया था? वह गिरती पड़ती कॉलेज के अंदर चली गई। सामने ही कुसुम दिखाई दे गई। वो सुहानी को देखकर हतप्रभ रह गई और बोली, सुहानी, क्या हो गया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, चलो तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। बेबसी, लाचारी और घबराहट से सुहानी टूट कर रो पड़ी। कुसुम समझ गई कि कहीं गहरी चोट खाई है। ज़्यादा ना पूछते हुए कुसुम बोली कि सुहानी, तुम मेरे घर चलो, वही सब बातें करेंगे। सुहानी की हिम्मत बंधी, वह कुसुम के साथ उसके घर चली गई। कुसुम की मम्मी सुहानी को देख बहुत खुश हुई और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद देते हुए उसका स्वागत किया। वो उन दोनों के लिए खाना बनाने चली गई तो कुसुम उसे अपने कमरे में ले गई।
कमरे में आते ही सुहानी के धैर्य का बांध टूट गया और वह फूट फूट कर रोने लगी। कुसुम ने उसे चुप कराते हुए रोने का कारण पूछा तो सुहानी ने अपनी बर्बादी की पूरी कहानी उसे सुना डाली। यह सारी बात सुनकर कुसुम स्तब्ध रह गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुहानी जैसी बुद्धिमान लड़की निखिल जैसे मक्कार लड़के के जाल में कैसे फंस गई। कुसुम और सुहानी की दोस्ती बहुत सच्ची और पुरानी थी, इसलिए वह सुहानी से बोली कि जो हुआ वह बहुत गलत हुआ, इसीलिए मैंने तुम्हें मशवरा भी दिया था। अब बताओ आगे क्या और कैसे करना है। सुहानी बोली, मैं निखिल के माता पिता से मिलकर उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। कुसुम को याद आया कि उसका चचेरा भाई भी तो निखिल वाले कॉलेज में ही पढ़ता है। वह निखिल के बारे में सारी जानकारी जुटा लेगा। उसके बाद तुम निखिल के माता पिता को सब बता देना। कुसुम ने उसी समय अपने चचेरे भाई सतीश को फ़ोन करके निखिल के बारे में जानकारी जुटाने को कह दिया। सतीश ने 2 दिन का समय मांगा। सुहानी 2 दिन तक कॉलेज ही नहीं गई। वह बेकरारी से सतीश और कुसुम की प्रतीक्षा कर रही थी। सतीश आज कुसुम के साथ निखिल की सारी जानकारी लेकर आने वाला था। मम्मी पापा के जाते ही उसने राहत की सांस ली। 11 बजते बजते सतीश और कुसुम दोनों आ गए। दोनों के चेहरे गहन निराशा में डूबे हुए थे। उदासी के बादल बरसने को तैयार थे। यह देख सुहानी के दिल की धड़कन रुकने लगी। उसके बाद सतीश ने निखिल की जो असली कहानी सुनाई, उसे सुनकर सुहानी तो लगभग मृत प्राय हो गई। सतीश ने बताया कि निखिल एक बेहद आवारा किस्म का लड़का है। बिहार से यहाँ पर पढ़ने आया था। 3 साल से फेल हो रहा है। उसके पिता खेती बाड़ी करते हैं। अपना पेट काट काट कर इसे पढ़ाई के लिए पैसा भेजते हैं, जिसे निखिल अय्यासी में लुटाता है। कुछ अमीर घरों के बिगड़े लड़कों के साथ उसका उठना बैठना भी है। कुल मिलाकर निखिल बहुत ही चालबाज आवारा किस्म का लड़का है। सतीश ने भाई होने के नाते उन दोनों को निखिल जैसे लड़कों से दूर रहने की सलाह भी दी। सतीश के जाते ही सुहानी को घबराहट के कारण चक्कर आने लगे। कुसुम ने उसे पानी पिलाकर धैर्य रखने की सलाह दी। वह जानती थी कि सुहानी ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जिसे निकलना असंभव था, परंतु वह भी लाचार थी। इस मामले में वह उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थी। कुछ समय बाद कुसुम भी अपने घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। अब उसके पास सुहानी को कहने के लिए ना कोई सुझाव था और ना ही कोई सांत्वना के शब्द थे। सुहानी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो निखिल की मृत्यु हो गई है और कुसुम मातम मनाने उसके घर आई हो। कुसुम के जाने के बाद मम्मी भी आ गई। सुहानी को देखकर बोली, अरे सुहानी, मैं नहा कर आती हूँ, तुम चाय बना कर रखना। सुहानी जो मूर्तिवत बैठी थी उठकर किचन में चली गई। अचानक उसका ध्यान उस सारे भोजन पर गया जो मम्मी सवेरे उसके लिए बना कर गई थी। एकाएक उसके मन में एक विचार आया। उसने सारा भोजन एक अखबार पर रखा और भागती हुई बाहर दूर पेड़ के नीचे बैठे भिखारी के पास चली गई। उसने उसे भोजन देते हुए कहा, बाबा भोजन खा लो, आज हमने किसी का श्राद्ध क्रम किया था, इसलिए दे रही हूँ। भूखा भिखारी बड़े चाव से भोजन खाने लगा। इस तरह उसने निखिल के प्यार का श्राद्ध क्रम भी कर कर निष्प्राण सी घर पर आ गई। उसे होश ही नहीं था। वह स्वयं अपनी नज़रों से गिर चुकी थी। दुख का भयावह अंधेरा ही उसे लीलता जा रहा था। अब वह क्या करे, अपना दुख किसे सुनाए। मम्मी और पापा को जब उसकी कलंक गाथा का पता चलेगा तो उसका क्या हश्र करेंगे, यह सोचकर उसकी रूह कांपने लगी थी। पापा तो घर में ऐसा तूफान और तमाशा खड़ा करेंगे जिसका कभी अंत ना होगा। मम्मी जो जीवन भर ही पापा से दुखी रही थी, आज उसने शेष कसर पूरी कर डाली। वह सोचने लगी, उसने भी मम्मी को सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उसकी यह भूल मम्मी के प्राण ही ले लेगी। पापा तो शायद हमें घर से ही निकाल दें। यह सोचते सोचते सुहानी की पूरी रात आंखों में गुजर गई। अगले दिन मम्मी पापा के जाने के बाद जब वह सोच में डूबी रही कि क्या करें, तब अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसके दिल में बिजली सी कौंध गई। वह उठी और धीरे धीरे चलती हुई मम्मी के कमरे में जा पहुंची। उसे पता था कि मम्मी को सोने से पहले नींद की गोली सेवन करने की आदत है। उसके बिना उन्हें नींद ही नहीं आती। मम्मी अपने पलंग के साइड टेबल पर वह शीशी रखती हैं।
सुहानी ने बिना विलंब किए हथेली में बहुत सारी नींद की गोलियां ले ली और पास रखे जग से पानी लेकर एक साथ गटक ली। एक लंबा श्वास लेकर वह मम्मी के पलंग पर लेट गई। मन में एक विचार आया कि चलो मुझे किसी तरह इन दुखों से तो निजात मिल ही जाएगा। अनीता ने घर आकर कॉल बेल बजाई। उसने देखा कि दरवाज़ा तो अंदर से ही बंद है। बार बार बेल बजाने पर जब दरवाज़ा ना खुला तो अनीता ने पर्स में रखी दूसरी चाबी से दरवाज़ा खोला और अंदर आ गई। उसने अंदर आकर उच्च स्वर में सुहानी को पुकारा, पर बार बार पुकारने के बावजूद बिना कोई हलचल हुई और ना ही कोई जवाब ही आया। वह सुहानी के कमरे में देखने चली गई, लेकिन सुहानी का कमरा खाली था। अब वह दौड़ती हुई अपने कमरे में गई तो सुहानी को अपने बिस्तर पर सोए हुए पाया। बार बार उसे हिलाने पर भी जब उसकी नींद नहीं टूटी तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। वह घबरा कर श्रेया के मम्मी पापा को बुलाकर लेकर आई। सबकी बहुत कोशिशों के बाद भी जब सुहानी को होश ना आया तो उन्होंने बिना विलंब किए एम्बुलेंस बुलवा ली और सुहानी को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मुआयना करके बताया कि बहुत बड़ी मात्रा में नींद की गोलियां ली गई हैं। यह तो सुसाइड केस लगता है। डॉक्टर ने इलाज रोककर पुलिस को सूचित कर दिया। श्रेया अस्पताल में सुहानी का सिर अपनी गोद में लेकर एक बेंच पर बैठी रही। श्रेया के मम्मी पापा और कुछ लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया, परंतु उसने किसी भी प्रकार का आश्वासन देने से मना कर दिया। अनीता का शरीर घबराहट से बुरी तरह काँप रहा था। सुहानी के पापा को भी ऑफिस में यह सूचना मिली तो वह क्रोध से आंख बबूला हुए अस्पताल में आ पहुँचे। उन्होंने आते ही सुहानी और उसकी मम्मी को अपशब्दों से विभूषित करना आरंभ कर दिया। यह सुनकर अनीता की सहन शक्ति भी जवाब दे गई। उसने भी समय और जगह को ना देखते हुए अजय पर व्यंग बाण चलाने आरंभ कर दिए। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। बड़ी कठिनाई से श्रेया के मम्मी पापा ने उन दोनों को शांत करवाया। वहाँ खड़ी भीड़ को यह तो स्पष्ट हो गया कि लड़की ने अपने माता पिता की उपेक्षा और लापरवाही के चलते ही यह गलत कदम उठाया है। पुलिस भी आ पहुंची। 2 घंटे तक सुहानी के माता पिता से पूछताछ होती रही। 4 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद डॉक्टर ने सुहानी के खतरे से बाहर होने की सूचना दी। कुसुम भी वहां आ पहुंची। उसने सुहानी को निखिल द्वारा मिले विश्वासघात की पूरी कहानी सुहानी के मम्मी पापा को एकांत में ले जाकर सुना दी। यह सुनकर सुहानी के मम्मी पापा दोनों ही तड़प उठे। सुहानी की मम्मी का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसके पापा तो दीवारों से सिर पटक रहे थे। वह सोच रहे थे कि उनकी बदमिजाजी, क्रोध, लापरवाही और उपेक्षा ने उनकी बेटी की जीवन को बर्बाद कर दिया। बाकी कसर निखिल ने पूरी कर दी। ऐसी परेशानी में श्रेया और कुसुम के परिवारों ने अनीता और अजय का इस मुसीबत की घड़ी में पूरा साथ दिया। कुसुम ने निखिल की सारी जानकारी सुहानी के मम्मी पापा को दे दी। उन्होंने पुलिस स्टेशन जाकर वहां निखिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके आधार पर पुलिस ने निखिल के बारे में जांच आरंभ कर दी। श्रेया और उसकी मम्मी सुहानी के परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करती रही। जब सुहानी को होश आया तब उसने अपने मम्मी और पापा को अपने बेड के पास बैठे पाया। सुहानी ने नफरत से मुंह फेर कर करवट बदल ली। अनीता और अजय दोनों के हृदय बेटी की पीड़ा से विगलित हुए जा रहे थे। उस पर उसकी नफरत ने दोनों को अंदर तक हिलाकर रख दिया था। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। कुसुम और श्रेया जबरन सुहानी को कुछ खिला पिला जाती थी, वरना वह खाने की ओर देखती तक नहीं थी। अब सुहानी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, परंतु सुहानी ने वापस उस घर, उस सोसाइटी में जाने से इनकार कर दिया। श्रेया और कुसुम के मनाने पर भी वह नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ी रही। अंत में यही तय हुआ कि परीक्षा तक सुहानी कुसुम के घर रहेगी। अजय ने अपना तबादला दूसरे शहर करवाने की अर्जी दे दी। अनीता ने भी अपने कॉलेज से स्वेच्छा से रिटायरमेंट लेकर शेष जीवन सुहानी की सहेली बनकर बिताने का निर्णय ले लिया। समय बीतता गया। परीक्षा समाप्त होते ही सुहानी अपने मम्मी पापा के साथ दूसरे शहर चली गई। सुहानी ने विवाह करने से इनकार कर दिया। निखिल को बहुत सी धाराओं के तहत 5 साल की जेल हो गई। अजय अंदर ही अंदर आत्मगलानी से घुलने लगे। अनीता भी जवान बेटी को ऐसे जोगन सी बनी देखती तो उसका दिल छलनी छलनी हो जाता। वह सोचती, काश हम दोनों पहले ही इस बात को समझ लेती कि युवा होते बच्चों को दोस्त बनाकर रखना चाहिए,
उन्हें माता पिता के रूप में हिटलर नहीं, दोस्त चाहिए होता है। अपने मम्मी पापा को देख सुहानी को भी बहुत दुख होता था। वह दोनों दुख और पश्चाताप में घुलते रहते और असमय ही बूढ़े हो गए थे। उसे अपनी नादानियों पर बहुत पछतावा होता। काश वह भी मम्मी पापा से प्रतिशोध लेने की जिद ना करती। यदि मैं स्वयं ही आगे बढ़कर मम्मी से अपनी समस्या कह देती तो क्या इससे इसकी हार हो जाती? मम्मी कुछ सलाह मशवरा ही देती या नाराज़गी दिखा देती, इससे क्या वह कमतर हो जाती? अजय तो नए स्थान पर नए परिवेश में अपनी नौकरी में व्यस्त हो गए। सुहानी और उसकी मम्मी अनीता का समय काटे नहीं कटता था। अनीता एक पढ़ी लिखी महिला थी। कुछ सोचकर उन्होंने घर में ही एक कोचिंग सेंटर खोल लिया। यह देख सुहानी ने भी छोटे बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना आरंभ कर दिया। अपने साथ हुए धोखे को मद्देनज़र रखकर उसने मम्मी के पास पढ़ने आने वाले युवा होते बच्चों को समाज में व्याप्त धोखे और गलत संगत से बचकर रहने के लिए समझाना आरंभ कर दिया। वह उनकी समस्याओं को भी सुलझाने में मदद करती थी। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसे यह तसल्ली होने लगी कि मम्मी पापा की लापरवाही और उसकी नादानियों से जो जख्म उसके दिल में लगे थे वह तो धीरे धीरे भर ही जाएंगे, परंतु वह युवा होते हुए बच्चों को इस प्रकार की गलती करने से रोक पाने में मददगार हो सकती है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।